Hello Tamanna, today we are going to read about special provisions relating to certain classes। मतलब कुछ क्लासेस को इंडिया में स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कराए गए हैं और आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम इसके रैशनैलिटी की बात करें कि इसके पीछे वजह क्या थी, तो वजह ये थी कि जो हमारी प्रियम्बल में इक्वालिटी और जस्टिस जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, उनको मतलब इंश्योर करने के लिए, उनको रियलाइज़ करने के लिए हमें स्पेशल प्रोविज़न कुछ क्लासेस को देने पड़े, ठीक है, ताकि सबको इक्वालिटी और जस्टिस मिल सके। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेशल प्रोविज़न्स किस किस चीज़ में देता है इन क्लासेस को। तो सबसे पहले देता है शेड्यूल कास्ट को, फिर देता है शेड्यूल ट्राइब्स को, फिर देता है बैकवर्ड क्लासेस को, और फिर एंग्लो इंडियंस को, यानी SC, ST, OBC एंड एंग्लो इंडियंस ऑल्सो। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो स्पेशल प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में इंश्राइंड है। ओके, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 16th पार्ट में इंश्राइंड है, यानी 16वें हिस्से में लिखे गए हैं, ठीक है। और आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342A तक लिखे हुए हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। अगर हम बात करें कि किस किस चीज़ से रिलेटेड इनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं चार कास्ट को, तो वो है रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, मतलब जो हमारी लेजिस्लेचर है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर हो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर्स, वहाँ पर इनको रिजर्वेशन दिया गया है। और या फिर इनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, मतलब लेजिस्लेचर में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। और इनको सर्विसेज एंड पोस्ट में भी रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, जैसे कि कहीं पर जॉब वगैरह में। और एजुकेशनल ग्रांट्स भी इनको मिले हुए हैं, मतलब कि जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पर जो है ये इनके पास रिजर्वेशन होता है सीट्स में, ठीक है। या फिर इनको हमने ये भी कहा है, मतलब ये ऐसे भी है कि यहाँ पर इनके लिए नेशनल कमीशन भी अपॉइंट कर सकती है सरकार। ओके, जो है प्रेसिडेंट वो नेशनल कमीशंस जो हैं टाइम टू टाइम अपॉइंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कमीशंस को गठित किया जा सकता है, ठीक है, ये देखने के लिए कि कितने ज़्यादा जो इन्हें मेजर्स प्रोवाइड करा रखे हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। और ये जितने भी स्पेशल प्रोविजंस हैं इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी है परमानेंट एंड टेम्पररी, मतलब कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि परमानेंट है और कुछ ऐसे हैं जो कि टेम्पररी हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर ए परमानेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ जो है वो परमानेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जबकि कुछ है जो कि बस एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मतलब कंटिन्यू किए जाते हैं। ओके, तो कुछ होते हैं प्रोटेक्टिव और कुछ होते हैं डेवलपमेंटल। सो गाइज रीवर्क की यहाँ पर दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर रखा है, एक है परमानेंट एंड टेम्पररी, तो दूसरी है प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल। प्रोटेक्टिव वो होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, सभी काइंड के इनजस्टिस से और एक्सप्लॉयटेशन से, यानी इनके साथ आगे कुछ बुरा ना हो। और डेवलपमेंटल वो होती है जो इनको प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि इनके लिए कुछ ऐसी स्कीम लेकर आती है जिससे इनका डेवलपमेंट हो सके, जिससे इनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, नाउ वी आर ट्राइंग टू स्पेसिफाई द क्लासेस, यानी स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कौन SC है कौन ST है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी गई है कि जहाँ पर लिखा हो कि देखिए ये SC कास्ट से बिलोंग करती हैं और ये ST कास्ट है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि प्रेसिडेंट भाई साहब आप खुद संभालिए, ठीक है, आपके पास हम ये पावर रख रहे हैं कि आपको ये डिफाइन करना है हर एक स्टेट में और हर एक यूनियन टेरिटरी में कि कौन कौन सी कास्ट SC और ST के अंतर्गत आएंगी। ओके, तो इसीलिए जो लिस्ट है SC और ST की वो हर स्टेट में अलग अलग है, ठीक है, और हर यूनियन टेरिटरी में अलग अलग है। हो सकता है कि कोई कास्ट है जो कि हरियाणा में SC में आती है लेकिन पंजाब में वो SC में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरह हर एक स्टेट की लिस्ट वेरी करती है दूसरी स्टेट की लिस्ट से। ओके, इन केस ऑफ द स्टेट्स द प्रेसिडेंट इश्यूज द नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। लेकिन देखो, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ये स्पेसिफाई करेंगे कि कौन कौन सी कास्ट SC ST के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये पावर को वो ऐसे सोलली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इससे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, देखो
गवर्नर जो है ना स्टेट के, उनके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे सलाह मशवरा लेना पड़ेगा कि देखो भाई गवर्नर साहब, आपका जो स्टेट है उसमें फला फला कास्ट को हम SC ST कैटेगरी में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसल्टेशन जो है ये उन्हें किसके साथ करना पड़ेगा, ये उन्हें करना पड़ेगा हमारे क्या कहते हैं जो स्टेट के गवर्नर है उनके साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी होगी और उस प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में SC ST कास्ट के नेम्स आएंगे, ओके। और देखिए एक बात और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में एक स्टेट के लिए SC ST की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब अगर उस लिस्ट में कोई इंक्लूज़न करना है किसी कास्ट का या एक्सक्लूज़न करना है किसी कास्ट का, तो वो प्रेसिडेंट खुद नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही वो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से किया जा सकता है, ठीक है। उसे कैसे किया जाएगा, ये होगा ओनली बाय द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट करेगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेचर करेगी, ठीक है। तो यानी प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में SC ST में किसी भी कास्ट का इंक्लूजन या फिर एक्सक्लूजन जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है ना उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर अब तक मतलब इशू कर दिए हैं ये बताने के लिए कि कौन सी कास्ट SC में आ रही है, कौन सी ST में आ रही है, बहुत सारे स्टेट्स में और बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज में भी, ठीक है। और ऐसे ये जो मतलब ये जो सब सारी लिस्ट है इनको कई बार अमेंड भी किया जा चुका है बाय द पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में जो SC ST की लिस्ट आती है जो कि प्रेसिडेंट गवर्नर को कंसल्ट करके तब देते हैं, उसको अगर उसमें किसी नेम को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, वो खुद से नहीं कर सकते, उसको पार्लियामेंट ही करेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बात मैंने कई बार रिपीट कर दी है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी नहीं बताया कि कौन सी क्लास को, कौन सी कास्ट को हम SC BC में डालेंगे। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में हम कौन सी कास्ट को डालेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को हम OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात हो रही है SC BC की यानी कि OBC की, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले बहुत सारे अमेंडमेंट्स को पढ़ना ज़रूरी है, तो बहुत सारे तो नहीं है, बस 2 हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रेसिडेंट जो है इस अमेंडमेंट के बाद ये इसमें कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कास्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आएंगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है ये बात भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे, जैसे SC ST वाले केस में होता था कि कौन कौन सी कास्ट जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आएंगी, ठीक है। विच शैल फॉर द पर्पजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी डीम टू बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन रिलेशन टू दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जो कि विच शैल फॉर द पर्पजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी डीम टू बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन रिलेशन टू दैट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, मतलब जो स्टेट जो कास्ट प्रेसिडेंट ने उस नोटिस में डाल दी है, उस नोटिफिकेशन में डाल दी है, अब उनको समझा जाएगा वैलिड, ठीक है, मतलब अब उनको ही वैलिड समझा जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले अमेंडमेंट की, जिसका नाम है 105th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, यानी ये 2018 के बाद आया, ठीक है। और उसने एबो प्रोविज़न को कैसे मतलब मॉडिफाई किया, उसने कहा कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो किसी भी यूनियन टेरिटरी या किसी भी स्टेट के उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को स्पेसिफाई कर सकता है इन द सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। वो सेंट्रल लिस्ट में उसको कर सकते हैं कि ये सेंट्रल लिस्ट है और स्टेट लिस्ट अलग होगी, क्या है भी ओके। तो 105th अमेंडमेंट एक्ट जो था 2021 का, उसने एक्चुअल में ये कहा था कि देखो भाई, ये जो अभी हम 102nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे ना 2018 का, उसमें हमने कहा था कि जो प्रेसिडेंट है वो स्पेसिफाई करेंगे कि किसी स्टेट और यूटी में कौन होगा, SC BC वाले, OBC वाले कौन होंगे। तो भाई अब वो जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ सेंट्रल लिस्ट में कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट एक जारी की जाएगी बाय प्रेसिडेंट जिसमें SC BC का लिखा होगा, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस से की जाएगी, ओके, ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पर्पस। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो काम होंगे, रिजर्वेशन देकर देना होगा, तो वो सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। बाकी
ये भी कहा गया था 105th अमेंडमेंट एक्ट में कि इन्होंने एक्सप्लेन किया था एक्सप्रेशन को कि एक्चुअल में यहाँ पर सेंट्रलिस्ट है क्या। जैसे SC ST में तो हमको पता है कि प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि ये वाली जो कास्ट है वो SC ST के अंतर्गत आती है, ठीक है। और अगर अब उसमें कोई इंक्लूजन या एक्सक्लूजन होना है तो वो पार्लियामेंट करेगी, नोट बाय प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, दिस इज क्लियर, ओके। बट OBC का अलग है, ठीक है। OBC का ये बात तो सही है, देखो 2018 में कहा गया था 102nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे, प्रेसिडेंट जो है वो उस लिस्ट में देखेंगे कि कौन SC BC में आएगा, कौन OBC में आएगा। लेकिन 2021 में उनको ये मॉडिफाई करना पड़ा, एक दूसरा अमेंडमेंट लेकर आना पड़ा। उसमें उन्होंने कहा कि भैया देखो, प्रेसिडेंट जो स्पेसिफाई करेंगे कि कौन है मतलब SC BC में, तो वो सेंट्रल लिस्ट में करेंगे। और इवन 105th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 ऑल्सो एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन सेंट्रल लिस्ट, दैट व्हाट इज द सेंट्रल लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट एक्चुअल में क्या है, लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय एंड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देखो ये जो लिस्ट तैयार की जाएगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करेगी, और किसके लिए तैयार करेगी, नॉट फॉर द स्टेट्स, दिस वुड बी मेंटेन्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही तैयार की जाएगी, नॉट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और अब इन्होंने ये भी कहा इस अमेंडमेंट में, इसने स्टेट को और यूटी को एम्पावर्ड किया कि देखो भाई आप खुद की मेंटेन कर सकते हो लिस्ट, प्रिपेयर कर सकते हो कि कौन आपके यहाँ OBC में आएगा खुद के पर्पज़ के लिए, ठीक है। आपको रिजर्वेशन देना है स्टेट पोस्ट में तो आप रिजर्वेशन दोगे बाय योर ओन लिस्ट, ओके, नॉट बाय सेंट्रल लिस्ट। और जो एंट्रीज है स्टेट लिस्ट में और यूनियन टेरिटरी लिस्ट में वो सेंट्रल लिस्ट से अलग हो सकती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में कुछ कास्ट हो सकती है जो कि OBC में आती है, और वही दूसरी और सेंट्रल लिस्ट में वो कास्ट नहीं हो सकती जो उसमें आती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो खुद की स्टेट अपनी लिस्ट बनाएगी, ठीक है, और उसमें OBC के नाम इंक्लूड करेगी फॉर इट्स ओन पर्पस, ठीक है। और ये जो स्टेट लिस्ट की एंट्रीज हो सकती है और सेंट्रल लिस्ट की एंट्रीज हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है, दैट इज़ टोटली नॉर्मल, ठीक है। लेकिन ये जो लिस्ट बनाई जाएगी बाय स्टेट गवर्नमेंट, दैट ओनली कैन बी क्रिएटेड बाय अ लॉ, ठीक है। सिर्फ लॉ के द्वारा बना सकते हो आप, OBC में जो कास्ट डाल सकते हो वो लॉ आपको लाना पड़ेगा तब जाकर डाल सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, स्पेशल प्रोविज़न फॉर SCs एंड STs। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो हमने SC ST की पोजीशन पढ़ ली कि कैसे स्पेसिफाई होती है उनके नेम्स, हमने OBC का पढ़ लिया कि क्या होता है, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है 2018 एंड 2021। 2018 में कुछ और था, 2021 में उसको मॉडिफाई कर दिया गया, दैट वाज ऑल। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस चीज़ में इनको स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दैट इन विच थिंग्स दे आर हैविंग स्पेशल प्रोविजंस इन फॉर SCs एंड STs। तो सबसे पहले तो रिजर्वेशन है SC ST के लिए लेजिस्लेचर में, ठीक है। लोकसभा में SC ST के लिए रिजर्व सीट्स रखी गई हैं, पता है, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी इनको पॉपुलेशन रेशो के आधार पर, ठीक है, कुछ सीट्स रिजर्व रखी गई है इनके लिए, ठीक है। लोकसभा में जो रिजर्वेशन की बात है सीट्स में SC ST के लिए वो आर्टिकल 330 करता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मतलब पॉपुलेशन रेशो के आधार पर जो बात है रिजर्वेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो आर्टिकल 332 करता है, ठीक है। अब भाई देखो स्टार्टिंग में जब ये प्रोविज़न लेकर आया गया था कि इनके लिए रिजर्वेशन की सीट होगी तो ये ओनली फॉर 10 ईयर्स था, और इट वॉज ओनली फॉर 10 ईयर्स कि सिर्फ 10 साल के लिए इसको हम लागू करेंगे, ठीक है। मतलब ये सिर्फ 1960 तक होगा, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन फिर बाद में इसको हर 10 साल बाद ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम कब बढ़ाया गया था, ऑफ कोर्स हर डिकेड में बढ़ाते हैं, तो 2020 में बढ़ाया गया था, लेकिन ये 2019 में बढ़ाया गया था बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट, ओके। 104वां अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, इससे इसको कहा गया था कि अब ये एक्सटेंड करेगा 2030 तक, ओके। किसके लिए, SC ST के लिए रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, क्लेम्स ऑफ SCs एंड STs टू सर्विसेज एंड पोस्ट। सर्विसेज जैसी हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज हैं तो उसमें, और जो पोस्ट हैं, जो बहुत सारी पोस्ट हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पोस्ट है बहुत सारी जॉब्स वगैरह में, तो उसमें SC ST के क्लेम्स की बात होती है कि उसमें इनको कैसे प्रोविज़न मिला हुआ है, क्या स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है।
कंसिडरेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज क्लेम्स इन अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज इज मैंडेटरी। ठीक है, अगर ये क्लेम्स करते हैं अपनी एस सी एस टी कम्युनिटी वाले अगर क्लेम करते हैं पब्लिक सर्विसेज में तो वो मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन 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 उसके ऊपर एक लिमिटेशन है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब आपकी इस रिजर्वेशन देने के चक्कर में एफिशिएंसी जो है वो रिस्क पर नहीं आनी चाहिए, एफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ज़रूरी है। ठीक है, यानी आप इतने भी ज़्यादा बुद्धू लोगों को रिजर्वेशन मत दे दो कि मतलब समझ में आ रहा है कि रिजर्वेशन के चक्कर में वो बड़े बड़े पद पर बैठा दिए गए हैं और काम उनसे कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे इंसानों को लेकर आइए जो इसके हकदार हैं, जो टैलेंटेड हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये कंट्रोवर्शियल भी है। वैसे तो आर्टिकल 16 बहुत से लोग कहते हैं कि देखो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 कहता है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हटाने के लिए ठीक है, सबसे पहले तो देखो हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में देखा था। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में ये लिखा हुआ था कि कोई भी चीज़ Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। इसमें कहा गया था कि देखो आप उल्लंघन किसी आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं होगा या कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती अगर स्टेट जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे मतलब बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए रिजर्वेशन लेकर आ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट में। ठीक है, अपॉइंटमेंट में या पोस्ट में अगर स्टेट कोई मतलब रिजर्वेशन लेकर आता है तो आप उसको अपोज नहीं कर सकते। ओके, तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है। और फिर आर्टिकल क्लॉज 4A जोड़ा गया 16(4)A। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ था कि स्टेट को कोई चीज़ नहीं रोक सकती क्या करने से, रिजर्वेशन प्रोवाइड करने में। किस चीज़ में, मैटर ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन द सर्विसेज under the state in favor of the scheduled caste and the scheduled tribes which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state। एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड का मतलब है कि सरकार की नज़र में, स्टेट की नज़र में उन लोगों को अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है सोसाइटी में। ठीक है, तो इसीलिए उनको जो है हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट व्हाट डज इट मीन। ओके, तो यहाँ पर ये कहा गया है, देखो मंडल केस हुआ था 1992 का, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। इंदिरा साहनी केस जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है ये नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो बस 1997 तक चलेगा, यानी 5 ईयर्स तक अब तक। लेकिन बाद में ये अमेंडमेंट लेकर आकर कौन सा 82nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सॉरी 82nd नोट 82nd कोई अमेंडमेंट एक्ट था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस। उन्होंने ये कहा था कि नहीं, अब प्रमोशन में भी जो है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी और वगैरह वगैरह करके इन्होंने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे दिया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग को इन्होंने नल कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आर्टिकल क्लॉज 4A ये इसी उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 16(4)A। ठीक है, तो ये वही बात कर रहा है। बाकी 82nd अमेंडमेंट एक्ट की बात यहाँ पर की गई है जो कि 2000 में आया था, और इसने ये कहा था कि SC ST को जो है ऐसे अलाउस प्रोविजंस, ऐसे प्रोविज़न को अलाउ किया था इस अमेंडमेंट ने जो कि SC ST को रिलैक्सेशन देते हो इन क्वालिफाइंग मार्क्स एंड स्टैंडर्ड फॉर प्रमोशन इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। जैसे UPSC का एग्जाम होता है तो उसमें भी उनको रिलैक्सेशन मिलता है मार्क्स में, मतलब अगर जनरल कैटेगरी वाला 200 पर पास होगा तो ये जो है वो 180 पर हो सकते हैं पास, है ना, तो इनको रिलैक्सेशन मिलता है मार्क्स में भी। सो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि 82nd अमेंडमेंट एक्ट ने ये कहा था। ओके, और ये 2000 में आया था। वेल, अब हम देखते हैं, देखिए थ्रेड, यहाँ पर थ्रेड जो है ना, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत ज़्यादा बढ़िया डिसीजन लिया है, और वो ये है कि 27% तो रिजर्वेशन होगा OBC के लिए और 10% रिजर्वेशन होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इन द ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्सेज फ्रॉम द करंट अकेडमिक ईयर। मतलब जो अंडर ग्रेजुएट UG कोर्सेज है और जो PG कोर्सेज हैं, ठीक है, मेडिकल में हो या डेंटल कोर्सेज में हो, तो अब से मतलब आज से करंट अकेडमिक ईयर से उनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। किनको, जो कि जनरल फैमिली से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। ठीक है, तो उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके जवाब में
उसके जवाब में ये प्रोफेसर लिखते हैं यहाँ पर ब्लैक में कि I know of a few instances in medical college where students join MBBS at 17 with benefits of reservation was taught by 30-year-old unreserved AP. 25 years later, the student became professor and HOD of same department and both of that unreserved person happens all the time in other places too. मतलब मैंने ये देखा है कि 17 साल की उम्र में एक बच्चा MBBS करने आया, ठीक है, जिसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला था, और वो किससे पढ़ता है? 30 साल के अनरिजर्व AP से पढ़ता है, मतलब 30 साल का उसका कोई प्रोफेसर होगा उससे पढ़ता है, और 25 साल बाद वो स्टूडेंट प्रोफेसर बन के आता है और HOD बनकर आता है सेम डिपार्टमेंट का, और वो जो जिसने उसको पढ़ाया था ना वो उसका बॉस बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा हमेशा से ही होता है और दूसरे प्लेसेस में भी होता है। तो ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कितना ज़्यादा मतलब नाइंसाफ़ी चल रही है। अब यहाँ पर एक अर्जुन कुमार अग्रवाल है, वो कह रहे हैं कि मेरी AI2 आई थी नीट में, ठीक है, और लेकिन मैं MD डर्माटोलॉजिस्ट से मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है, MAMC दिल्ली से और KEM मुंबई से भी नहीं पढ़ सकता। ड्यू टू द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी द सीट्स इन ओपन कैटेगरी हैव बीन रिड्यूस टू 0। मतलब जो सीट्स है ना ओपन कैटेगरी में वो 0 हो गई हैं, मतलब हर जगह रिजर्वेशन, तो जनरल वालों के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट इनजस्टिस कहा गया है इन्होंने मेरिट को, कि इनजस्टिस के साथ मतलब मेरिट के साथ ही बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ा इनजस्टिस है, ठीक है। अब तीसरा जो इनके पास प्रोविज़न है वो है नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs, ठीक है। ये जो 3 क्लासेस के बारे में पढ़ा रही हूँ, SC, ST एंड OBC, तो इनके लिए समय समय पर नेशनल कमीशन भी गठित की जाती है, ठीक है, नेशनल कमीशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि SC ST के लिए कैसी कैसी नेशनल कमीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, नेशनल कमीशन फॉर SC भी और नेशनल कमीशन फॉर ST भी, क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो एक नेशनल कमीशन फॉर द SC लेकर आएगा, सेटअप करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगी सारे मैटर्स में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले हैं SC को, तो उनके बारे में जांच करेगी और फिर रिपोर्ट करेगी प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये आर्टिकल 338 में लिखा गया था, ठीक है। और प्रेसिडेंट को एक नेशनल कमीशन फॉर ST भी बनानी चाहिए, ठीक है, जो जिसका सेम काम होगा टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द STs एंड टू रिपोर्ट टू हिम और हर आर्टिकल 338A, ठीक है। ये बाद में ऐड किया गया था कि प्रेसिडेंट एक सेटअप करेंगे एक कमीशन, ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी नेशनल ये SC ST की बारे में, ठीक है, और फिर रिपोर्ट करेगी प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये है हमारे पास 338 और 338 में A में रेस्पेक्टिवली। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, और जो प्रेसिडेंट होंगे, मतलब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो वो रिपोर्ट सबमिट करेगी ना कमीशन, तो ये प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, ठीक है, और अलोंग विद द एक्शन टेकन मेमोरेंडम, कि हमने इस पर क्या क्या एक्शन लिया ये भी बताएंगे, ठीक है। अभी प्रीवियसली क्या होता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर SC ST की बात करता था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा था कि SC ST के लिए कमीशन होगा, एक सिंगल कमीशन होगा जो कि दोनों को हैंडल करेगा। लेकिन ये सिंगल कमीशन जब बनाया गया था तो उसके कुछ ही दिन बाद यानी 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू इसको क्या गया था, बाइफर्केट कर दिया गया था। और बाइफर्केट कैसे किया था, 2 सेपरेट बॉडीज़ में, ठीक है। आपको अमेंडमेंट याद रखना है, 89th अमेंडमेंट 2003, इसके द्वारा इसको बाइफर्केट कर दिया गया था। एक नेशनल कमीशन फॉर SC हो गया था और एक नेशनल कमीशन फॉर ST हो गया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल, ये क्या है, एंड द वेलफेयर ऑफ STs, सॉरी, शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ STs, ओके। तो जो यूनियन है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट कह लो या यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, तो जो यूनियन है ना उसका शेड्यूल एरियाज और जो वेलफेयर है STs का, उस पर क्या कंट्रोल है, ठीक है। पता है यूनियन का कुछ कंट्रोल रहता है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, जो हमारे शेड्यूल एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उनके ऊपर कंट्रोल रहता है। और STs का वेलफेयर करने में भी यूनियन की कुछ भूमिका होती है जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट आर द प्रोविजंस दैट आर गिवन हियर। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, ओके। लेट मी रेस्ट फॉर सम टाइम यार, I will take a break, huh?
इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक कमीशन को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, टू एसेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ एसटीज इन स्टेट्स। जो शेड्यूल एरियाज हैं, ठीक है, स्टेट्स के अंदर उनके उनके असेसमेंट के लिए, मतलब उन्हें उनका मूल्यांकन करने के लिए कि कैसे चल रहा है शेड्यूल एरियाज, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, इस चीज़ को जांचने परखने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो एक कमीशन को अपॉइंट करेंगे और इसके साथ साथ उसकी ये भी जिम्मेदारी होगी कि ये देखना कि एसटीज का वेलफेयर इन स्टेट्स में कितना हुआ है। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्रेसिडेंट जो है एक ऐसा कमीशन सेटअप करेंगे जो कि इन्वेस्टिमेट करेगा अबाउट द शेड्यूल एरियाज एंड ऑल्सो इट विल इन्वेस्टिगेट कि एसटी के वेलफेयर में कितना कितना भूमिका हुई है, ठीक है। सेकंड है, दिस कमीशन इज मैंडेटेड एंड इट्स अपॉइंटमेंट इज कंपल्सरी आफ्टर 10 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट। ओके, और देखो शेड्यूल एरियाज के डेवलपमेंट को लेकर, उन वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और एसटीज के वेलफेयर को लेकर ये जो कमीशन बनेगा भाई ये कंपलसरी है बनना। ये कहा गया प्रेसिडेंट को कि देखो भाई ये कंपलसरी है, ठीक है, 10 साल के बाद तुम्हें ये बनाना ही बनाना है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द 10 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई चलो ठीक है, जब तुम इसको कंपलसरी कर रहे हो तो हो गई 10 साल, 1960 आ गया। अब उन्होंने सबसे पहला कमीशन मतलब अपॉइंट किया, ठीक है, 1960 में, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे यूएन ढेबर। नाम याद रखना। जो फर्स्ट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द वेलफेयर ऑफ एसटीज इन स्टेट्स एंड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज, ठीक है, ये कमीशन जिस इंसान ने मतलब जो सबसे पहले अपॉइंट किया गया था 1960 में, उसके जो चेयरमैन थे ही वॉज यूएन ढेबर। ओके, यूएन ढेबर वॉज द प्रेसिडेंट, नो यूएन ढेबर वॉज द चेयरमैन। फिर सेकंड कमीशन जो है वो 10 साल के बाद एकदम से 1970 में तो गठित नहीं किया गया, वो अब जाकर गठित हुआ 2002 में, ठीक है, या तो आफ्टर 10 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था या अब हुआ है 2002 में, ठीक है, और इसके चेयरमैन है दिलीप सिंह भुरिया। ओके, तो देखो यूएन ढेबर वाला जो कमीशन था ना, उसने 1961 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी कि क्या क्या हाल चाल है। अब लेकिन दिलीप सिंह भुरिया को बहुत टाइम लगा, 2 साल लगे। 2002 में इन्हें अपॉइंट किया गया था और 2004 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। और जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, इंक्लूड्स गिविंग डायरेक्शन टू स्टेट फॉर द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एसटीज। सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ तक जाती है कि ये स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकती है कि कैसे आपको डेवलपमेंट करना है और जो हम स्कीम्स लेकर आ रहे हैं उनको कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, उन्हें कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ एसटीज। ओके, सो सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स अबाउट इट, सो यू शुड कीप दिस इन माइंड। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब स्पेशल प्रोविज़न बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या है भाई? नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी बनाया गया था, ऑफ कोर्स बनाया गया था। जैसे नेशनल कमीशन फॉर SC ST है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, वैसे ही इसके लिए भी है। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 याद रहेगा, ठीक है। तो नेशनल कमीशन जो था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में थ्रू अ पार्लियामेंट्री एक्ट उसको बनाया गया था। इट वॉज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनिशियली। लेकिन 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो था 2018 का, ये 2018 का एक और तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने ये कहा था ना, आपको याद आ रहा होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी नोटिफिकेशन में जारी करेंगे कि कौन OBC में आता है कौन नहीं, ठीक है। तो इस वाले अमेंडमेंट के थ्रू एक चीज़ और की गई थी, और वो ये थी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। किसको? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 338B, President is mandated to establish a national commission for socially and educational backward classes to investigate and report on constitutional safeguards। और प्रेसिडेंट को ये मैंडेट किया गया कि आपको एक NCBC की मतलब वो अपॉइंट करना है ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में वो इन्वेस्टिगेट कर सके, ठीक है।
प्रेसिडेंट मस्ट प्रेजेंट ऑल कमीशन रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट, और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो वो रिपोर्ट इनको सबमिट करेंगे उनको पार्लियामेंट के सामने रखेंगे अलॉन्ग विद द एक्शन टेकन मेमोरेंडम. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंसर्न्स ऑफ कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, ये भी कहा गया था कि आपको बैकवर्ड क्लासेस की जो कंडीशन है ना उसको ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम कमीशन को मतलब अपॉइंट करना है टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. तो प्रेसिडेंट जो है वो शैल नहीं कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकमेंड इंप्रूवमेंट्स फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. और जो कमीशन की रिपोर्ट है वो बिफोर पार्लियामेंट आपको प्रेजेंट करनी है अलॉन्ग विद द एक्शन टेकन मेमोरेंडम. तो 2 कमीशन आज तक अपॉइंट की गई है इस चीज़ में. एक तो थी काका कालेलकर की, उसमें जो पहली थी 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, और दूसरी थी बीपी मंडल की अध्यक्षता में. ठीक है, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. तो फर्स्ट तो काका कालेलकर थी 1953 में, 1955 में रिपोर्ट सबमिट की थी. ठीक है, लेकिन उनकी जो थी ना मतलब सारी की सारी उनकी रिकमेंडेशन सारी की सारी बहुत ज़्यादा वैग थी, इम्प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन थी. तो इसीलिए और उनके जो मेंबर्स थे ना इस कमीशन के उसमें बहुत डिवीज़न था, तो इसलिए वो उनको नहीं किया गया. ठीक है, लेकिन जो सेकंड कमीशन थी जो बीपी मंडल लेड कर रहे थे 1979 में, दैट वाज अपॉइंटेड बाय द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट. उन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और जो रिकमेंडेशन थी ना उनके उनने अटेंशन बहुत ज़्यादा गेन की 1990 में. और वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इसको 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसी के लिए देने का फैसला किया. स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियंस. नाउ दिस इज द लास्ट पोर्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, और ये है एंग्लो इंडियंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेशल प्रोविजंस फॉर एंग्लो इंडियंस. देखो, एंग्लो इंडियंस वो हैं जिनके मम्मी पापा आधे अंग्रेज हैं और आधे भारतीय. ठीक है, या तो मम्मी भारतीय हैं और वो अंग्रेज पापा हैं. ठीक है, इस तरह के इंसान एंग्लो इंडियंस होते हैं. ठीक है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन लेजिस्लेचर्स. एक तो लेजिस्लेचर में जो है ना स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मुझे इनके बारे में क्या क्या पता है. ये कहते हैं कि पहले 2 जो थे ना नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियंस लोकसभा में. ठीक है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. लेकिन अब ये प्रोविज़न हटा दिया गया है. ठीक है, बिफोर 2020 में जो है ना ये प्रोविज़न हटा दिया गया है 2020 में. तो प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते थे 2 मेंबर्स को फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा. ठीक है, लेकिन अब ये रिप्रेजेंटेशन जो है अब इनएडेक्वेट है. ठीक है, और ऐसे ही 2020 से पहले गवर्नर नॉमिनेट कर देते 1 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, गवर्नर भी नॉमिनेट करते थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने एंग्लो इंडियंस को, एक एंग्लो इंडियन को. ठीक है, और वो तब जब अगर रिप्रेजेंटेशन उनका इनएडिक्वेट हो. ओके, अब आर्टिकल 366 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी कि ये बताओ कि ये जो मोरल वैल्यूज़ या फिर ये जो टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि नहीं है, माइनॉरिटी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि नहीं है, कभी पूछ लेता है कि मेंशन है कि नहीं है. तो भाई यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन वर्ड है वो मैं बार बार बोलती हूँ चीख चीख कर, एंग्लो इंडियन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है. ओके, और ये डिफाइन है ऐसे कि एंग्लो इंडियन एक ऐसा पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हुज मदर अदर मेल प्रोजेनेटर्स in the male line is or was of European descent but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purpose only. इसका मतलब ये है कि मेल लाइन में कोई ना कोई या तो दादा या फिर पापा अंग्रेज होना चाहिए और वो ऐसा बच्चा कहलाएगा एंग्लो इंडियन. ठीक है, जिसके पापा या जिनका कोई भी मेल प्रोजेनेटर्स मतलब कोई भी मेल का मतलब पापा दादा कोई भी वो यूरोपियन डिसेंट का हो. ठीक है, या वो इंडिया की टेरिटरी में रह रहा हो, डोमिसाइल हो. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. और ये जो प्रोविज़न है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का वो भी पहले कहा गया था कि ये सिर्फ 10 साल के लिए चलेगा 1960 तक, लेकिन फिर इसको बार बार एक्सटेंड करते गए और लास्ट टाइम देखो SC/ST के लिए तो एक्सटेंड हो गया था. लास्ट टाइम हुआ था 2019 में. ठीक है, अमेंडमेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2019 में SC/ST के लिए 2030 तक हो गया था एक्सटेंड.
लेकिन भैया ये एंग्लो इंडियन का नहीं पता अभी, ये नहीं कर पाए, सॉरी पता क्या नहीं है, कर ही नहीं पाए, 2020 में इसको हटा दिया। तो अब ये लास्ट जो है बस वो 2020 तक रहा, और फिर जो है, और ये कब किया गया था 2020 पे, 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 में किया गया था, ठीक है। जो 104th अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, उसने इसको हटा दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। 2020 ऐसे ही कह देते, एक तो 104th अमेंडमेंट हुआ था ना 2019 का, उसने इसको सही कही तो हटाया है, ठीक है। ये कहा कि जनवरी 25 2020 से इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन इन सर्विसेज एंड एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर एंग्लो इंडियंस। पता है सर्विसेज में, पब्लिक सर्विसेज में और एजुकेशनल ग्रांट्स भी मिलते थे एंग्लो इंडियंस को इंडिपेंडेंस से पहले। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट थी यूनियन सर्विसेज में जो कि एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व थी, ठीक है। रेलवेज में, कस्टम्स में, पोस्टल्स और टेलीग्राफ सर्विसेज में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे एंग्लो इंडियंस के, वो स्पेशल ग्रांट्स रिसीव करते थे फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है कि इनके लिए जो थे अलग से रिजर्व थी कुछ सीट्स ऐसी जॉब्स में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे एंग्लो इंडियंस के लिए वो कुछ स्पेशल ग्रांट्स जो है प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। These benefit continued under the constitution on a progressively diminishing basis. मतलब ये बात ये है कि ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में भी कंटिन्यू करते रहे, लेकिन ये गलत बात थी, ठीक है। बोथ रिजर्व पोस्ट एंड स्पेशल ग्रांट फॉर एंग्लो इंडियन सीज इन 1960। लेकिन बाद में इंडिपेंडेंस से पहले तो चलो भाई इन्होंने जितना भी फायदा उठाओ रिजर्वेशन का, लेकिन बाद में ये सीज कर दिया गया। 1960 में कहा गया कि बस बहुत हो गया, ठीक है, अब नहीं चलेगा ये। और नेशनल कमीशन फॉर एससी एंग्लो इंडियंस, पता है नेशनल कमीशन फॉर एससी जो काम एससी के लिए करती है ना, कि इन्वेस्टिगेट करना सारे मैटर्स को कि क्या क्या चल रहा है, वो सेम काम वो एंग्लो इंडियन के लिए भी करती है, ठीक है। सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी सारे मैटर में इन्वेस्टिगेट करेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफ गार्ड है एंग्लो इंडियंस के लिए उस सब में, ठीक है। और फिर रिपोर्ट करेगी इसकी सारी फाइंडिंग्स प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है। सो दैट वॉज अवर चैप्टर, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।